अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि आने वाले जो 3 महीने हैं ये बहुत अहम हैं। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने अवाम के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, इससे तासुर यही मिलता है कि वाकई 3 महीने बहुत अहम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI हुकूमत को ख़तरा है, किससे ख़तरा है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करते हुए ये कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत ना रही, अगर वो इक़्तिदार में ना रहे तो वो हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, वो सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। कल आवाम के सवालात के जवाबात में उन्होंने अपनी हुकूमत के ना होने के बाद का एक इंदिया दिया। क्या कहा, ज़रा देखिए। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, वो उसको पैसे से प्यार है। वैसे बज़ाहिर तो ये बयान अपोजिशन के लिए था, लेकिन अपोजिशन का मानना है कि ये बयान किसी और के लिए दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी देखिए। आज 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुदा का वास्ता है जान छोड़ें अवाम की। आप सड़कों पर जाकर देखें, जिस अवाम को आपने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उन सड़कों पर जाएंगे ना, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, जब वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये पेशगोई की थी कि आइंदा 3 महीने पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम है, जबकि चंद रोज़ पहले उन्होंने एक काबीना मीटिंग में परवेज़ खट्टर को भी जवाब देते हुए कुछ ऐसी अल्फाजों में कहा था कि वो हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। आज तहरीक इंसाफ के एहतसाब मुहिम के सरबराह शहजाद अकबर भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इक़्तिदार में आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मंशूर के सबसे पहले नारे यानी एहतसाब को अमली जामा पहनाने के लिए शहजाद अकबर को मुशीर एहतसाब और मुशीर दाखिला का ओहदा दिया और साथ ही ईस्ट रिकवरी यूनिट का सरबराह भी मुकर्रर किया। शहजाद अकबर ने मुशीर एहतसाब होने के नाते नैब को अपोजिशन से लूटी गई रकम निकलवाने का टास्क दिया और सबूतों के अंबार न सिर्फ नैब के हवाले किए बल्कि दिन रात मीडिया के सामने भी लाकर रखते रहे। शहजाद अकबर साहब कई घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और शहबाज शरीफ की टीटीज का बार बार जिक्र करते और अरबों रुपए की करप्शन की ओपन एंड शट केसेस की दास्तान पूरी आवाम को सुनाते। इन्हीं सबूतों के बलबूते पर नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज़िज़ जरदारी, खुर्शीद शाह, शजील मेमन और दीगर कई रहनुमा कई महीने नहीं बल्कि साल से भी ज़्यादा अरसा नैब की हिरासत में रहे, मगर इतना अरसा जेल काटने के बाद, तफ्तीश होने के बावजूद इन सभी लोगों से एक फूटी कौड़ी भी रिकवर नहीं हो सकी, जिस पर तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानी को यकीनन शिकस्त हुई, सवालात उठने लगे और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी कई बार गिला करते नजर आए। एक तरफ एहतसाबी बयानी को शिकस्त, दूसरी तरफ शहजाद अकबर का मुशीर एहतसाब के ओहदे से हटना। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, इस्तीफ़ा लिया गया है या फिर दिया गया है? नाज़रीन, दिन ब दिन इमरान खान हुकूमत का जो ग्राफ है ये नीचे जा रहा है। कभी महंगाई तो कभी IMF के सामने घुटने टेकना। और आज जिस वक्त शहजाद अकबर के फारिग होने की खबर चल रही थी, ऐन उसी वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ऑपोजिशन क़यादत की करप्शन कहानियों के किस्से सुना रहे थे और फिर से वही दावे कर रहे थे जिनकी बुनियाद पर शहजाद अकबर घर चले गए। वज़ीर इत्तलात क्या फरमा रहे थे, ये भी देखिए। शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आते लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, सारे वसाइल के ऊपर बैठ गए और उसके बाद जो सारा पैसा था वो शहबाज शरीफ और कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स में जमा करा रही थी। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई नहीं करता। अब इन 3.5 पौने 4 सालों के बाद क्या इस वक्त भी अवाम एहतसाब की कहानी इमरान खान की टीम की ज़बानी सुनना चाहती है? क्या ये बयानिया अब कमज़ोर पड़ गया है? शहजाद अकबर एक हार है या फिर मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए एक तब्दीली है? इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा
कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कल बात कर रहे थे, सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे थे, बता रहे थे कि मैं अगर सड़कों पर आ गया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा, ये मैसेज था किसके लिए, किसको वो पैगाम दे रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब की जो कल टॉक थी, डायरेक्ट जो कॉल्स उनको गई हैं, पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने इंटरेक्ट किया और पहली बार कोई वज़ीर आज़म जो है वो एक बार नहीं कई बार अब ये हो चुका है कि डायरेक्टली आंसरेबल है, बात करते हैं। बहुत कम लोगों में ये गट्स होते हैं, किसी MNA MPA में नहीं होते कि वो डायरेक्टली अपने अवाम से बात कर सकें। मैं समझता हूँ इस बात पे वज़ीर आज़म को अप्रिसिएशन जो है उनकी वो बनती है कि कम से कम वो इतना दिल गुर्दा रखते हैं कि वो डायरेक्टली अपने अवाम की कॉल सुन लेते हैं। माजी में ऐसा मिसाल बड़ी कम मिलती है। लेकिन माजरत के साथ ये मामला भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बना। बड़े लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कितनी बार कॉलें कर बैठे हैं, कभी किसी की कॉल लगती नहीं है, जिसकी बाद ये सवालात भी उठे कि शायद ये मैनेज्ड कॉल होती हैं, शायद ये पहले तय किया जाता है कि इस नंबर से कॉल आएगी, सवालात एवरीथिंग डिसाइड होता है। बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि कौन सा नंबर, कहाँ का नंबर, कौन सा वज़ीर आज़म जो आवाम से बात करता है। ये मैं लोगों की राय बता रही हूँ आपको। जी वही वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं, उनका नाम आपकी इत्तला के लिए बता दूं, इमरान खान साहब हैं। नंबर पहले से पब्लिक होता है, 22 करोड़ अवाम है, सबका नहीं मिल सकता, लेकिन बॉसों का मिल भी जाता है और तनकीद भी होती है, उनको जवाब भी देना पड़ता है। अगर कोई आपके इल्म में हो कि मियाँ नवाज शरीफ या उनसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ या उससे पहले शौकत अज़ीज़ या उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ कभी एक कोई फ़ोन उठा लेते थे, वो उनके वज़ीर आज़म हाउस से ही मिलता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कॉल्स उनको जाती हैं, तारीफ़ भी होती है, तनकीद भी होती है। आपने जो सवाल किया उसका पॉइंट ब्लैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि इमरान खान साहब ने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि अपोजिशन का मुखातिब थे। अब इसका अगर कोई और मतलब निकालना चाहे अपोजिशन के लोग, वो उनकी अपनी खाम ख्याली होगी। मैसेज उनका अपोजिशन को लाउड एंड क्लियर है कि वो हुकूमत में तो फिर भी एहतियात कर रहे हैं, अगर अपोजिशन में होते तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है वो आटे दाल का भाव बता देते। नून लीग की सीनियर लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप साल जेलें काट के आए, ये भी नर्म होना है? ये कोई नर्म होना है? ये रवैया मुस्बत है? इससे ज़्यादा क्या ख़तरनाक साबित हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर या पूरी PTI ऑपोजिशन के लिए? देखें, अगर कोई जेल वगैरह वो काट के आए हैं तो ज़ाहिर है कोई नेल्सन मंडेला तो इनमें कोई नहीं है, ना कोई चे गुवेरा है। अगर आप गाजरें खाएंगे तो दर्द तो होगा, करप्शन ना करें तो जेल नहीं जाएंगे। हाँ, अभी तो बड़ी सज़ाएं मिली भी नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन फेज़ में इन लोगों के केसेस हैं। जो कोई ऑनरेबल आदमी है, ईमानदार आदमी है, जिसने करप्शन नहीं की, उसको क्या फ़िक्र है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बार मुंतखब हुए हैं। वो अगर ईमानदार हैं, किसी ने नैब ने या FI ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तो समझ में नहीं आती ना, जब ऑपोजिशन में थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस आदमी ने करप्शन नहीं की होती, आपके जो इदारे होते हैं डरते हैं उनसे, वो उन पे हाथ नहीं डाल सकते। अगर कोई ईमानदार सियासतदान है नून में, पीपल्स पार्टी में या हमारी जमात में, FI नैब का दिमाग खराब है कि किसी ईमानदार आदमी पे हाथ डाल के अपनी इज्जत जो है सारे बाजार नीलाम करें। हाथ उधर ही डला जाता है जिधर कोई मसला होता है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वैसे थोड़ी पीछे चले। इसमें भी बात कर लेते हैं किससे क्या रिकवर हुआ। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तब भी ये कहा करते थे इक़्तिदार में आऊँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज हुकूमत में बैठे और आज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाल दिया गया या मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो भी मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा। मतलब कि धमकियां देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आप लोगों का तो काम बोलना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि उनका एहतसाब के बयानिए को शिकस्त हुई है तो इसमें ऑपोजिशन का तो कोई कसूर नहीं है। रोज़ाना बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शहजाद अकबर साहब, जो खुदा जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। खबरें यही आ रही हैं कि इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है। अब अगर एहतसाब के बयानिए को शिकस्त आप लोगों के हो रही है, इसमें ऑपोजिशन का तो कोई कसूर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब धमकियाँ देने पर आ जाएं। नहीं, अगर शहजाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, चले गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एहतसाब का कुछ बयानिया को शिकस्त हो गई है या कोई तहरीक इंसाफ की काबीना या हम और इमरान खान साहब हम लोग कोई दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। इधर ही हैं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा, रिप्लेस कर लेगा।
सिस्टम चलेगा, सिस्टम चलता है, शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस से क्या राजी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर? अभी तो 1.5 साल बाकी, अभी तो बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं। ये किसने कह दिया है कि शहजाद अकबर साहब अगर चले गए हैं तो एहतसाब का बयानिया जो है उसका बिस्तर गोल हो गया? लोग आते हैं जाते हैं, काम चलता है। नहीं, शहजाद अकबर के बयानिए से सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर तो बड़ा जबरदस्त उनका काम चल रहा होता तो प्राइम मिनिस्टर ने तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना था, क्योंकि उन्हें तो अच्छी टीम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए अपनी टीम में। काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जरा ये खबरें दे रहे हैं, हमारे सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि चंद रोज पहले प्राइम मिनिस्टर ने नाराजगी का भी इजहार किया था जो केसेस चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये कोशिश थी कि सब लोग बाहर किए, इनको अंदर डालो, खासतौर पर शहबाज शरीफ को। कल की आप उनकी तकरीर सुने, वो तो अदलिया से भी कह रहे थे कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो, डे टू डे हेयरिंग करो। मतलब कि हर तरफ प्रेशराइज करना, हर तरफ ये कहना कि किसी ना किसी तरीके से ऑपोजिशन को डालो, जेल में डालो। ये क्या तरीका है, ये क्या रवैया है? देखिए, इसमें कुछ आपने कमेंट्स पे किए हैं, कुछ आपकी जो है इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी है उसको मैं उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं इल्म कि आपने जो बात की है कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने जाने वाले जो एहतसाब के इंचार्ज थे जनाब शहजाद अकबर साहब को डांटा है। मुझे नहीं पता इसका, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक इसका ताल्लुक है जो आपने बात की, तो अगर वज़ीर आज़म साहब बिलफ़र्ज़ महाल मुतमईन नहीं है और शहजाद साहब जो हैं उनका इस्तीफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं तो दो बातें इस पर करूँगा कि पहले तो जो जाने वाला होता है, मैं कभी उसके बारे में ऑन रिकॉर्ड कभी नेगेटिव बात नहीं करता। उन्होंने अपनी कोशिश की होगी, जितना कर सकते थे शहजाद साहब ने किया है, हो सकता है इससे आगे ना कर सकते हो, मुझे नहीं पता उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, वो खुद बात करेंगे तो वजाहत आ जाएगी। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने अगर इस्तीफ़ा कबूल किया है तो वो तो उनकी सीरियसनेस जाहिर करती है। अगर वो सीरियस ना हो तो वो सिस्टम को चलने दें कि यार बस ठीक है चला ही जाओ। अगर वो उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल किया, इसका मतलब है कि इमरान खान मीन्स बिजनेस, द पीएम ऑफ पाकिस्तान मीन बिजनेस। वो चाहते हैं इस मुल्क में एहतसाब हो, और क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई? ये जो लोग सियासत में आए हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, कुछ इदारों में, कुछ हर जगह जो रहे हैं, ये इनके पिछले 20-25 साल पीछे रिकॉर्ड जाके चेक करें, इनके वालिदैन, इनके दादा परदादा का क्या था। ये कोई मेहनत से कोई अरबों रुपए थोड़ी कमाए जाते हैं, बहुत से लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह वो एक फैसला था ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब आया, जिसमें बाल्जाक नॉवल की इनिशियल जो माफिया की लाइन थी, जिसमें लिखा था कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज क्राइम, तो जरूरी नहीं है कि 100% हर बड़े फॉर्चून के पीछे क्राइम हो, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही है कि लोग सियासत में आते हैं, आज आपके पास कुछ नहीं है, 10 साल बाद आप अरबोंपति हैं। कोई जनाब जो है तो लंदन में पाउंड्स में अरबोंपति हैं, कोई अमेरिका में डॉलर्स में अरबोंपति हैं। कहां से भाई? मुल्क को दिवालिया निकाल दिया, आप अरबोंपति बन गए। इस पे अगर इमरान खान साहब सवाल करते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। हमें 3.5 साल यही सुनाया जाता रहा, शरीफ खानदान लूट कर खा गए, जरदारी खानदान लूट कर खा गया, साल साल इन्होंने जेलें भी काटी, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, हम शायद खाकान अब्बासी है, जरदारी साहब है। हाँ, तो इनसे रिकवर क्या हुआ? मैं आपको इसका जवाब दें। देखें, पहली बात तो ये है कि कौन सा कोई इमरान खान साहब को 2/3 कोई अक्सरियत इधर दी गई है कौम की तरफ से। पंजाब में जो है हमारी मीडियम अक्सरियत है, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी है, हम एक सिंपल मेजॉरिटी से कौमी असम्बली में है। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने बड़े रिस्क लिए हैं। सेनेट में अब भी आपकी मेजॉरिटी नहीं है, जो कानून इधर से पास करते हैं वो सेनेट से रिजेक्ट हो जाता है। अभी थोड़ी सी हमारी वहाँ तादाद बेहतर हुई है, फिर आपको जॉइंट सेशन में जाना पड़ता है। जो एहतसाब के इदारे हैं उसका चेयरमैन तक इमरान खान साहब ने नहीं लगाया था, उन जात पे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपको मैं प्रोसेस का बता रहा हूं। जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं सारे करप्ट से करप्टर बनाए गए माजी में, वहां के सारे अफसरान जो हैं वो सिफारिश पे पैसों पे भर्ती हुए। बहुत से इदारों में ऐसे लोग हैं जो लोगों के ब्लू आइड हैं, उनके पालतू हैं, वो लोग जिन्होंने उनको भर्ती किया था वो जाके उनको फिर बचा लेते हैं। राना शमीम की एग्जाम्पल आपके सामने है। इस तरह के बेशुमार जो है वो जस्टिस कयूम वाली मिसालें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब को तो आपने या मैंने या हम सब ने वोट दे के एक बिच्छू सांपों के एक बहुत बड़े उसके ऊपर बिठा दिया कि जनाब ये मुल्क है, 70 साल में हमने इसका बेड़ा गर्क किया है, ये लो इमरान खान साहब इसको 2-3 सालों में ठीक कर दो। उसके पास जादू का चिराग नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं,
द गाय मीन्स बिजनेस, वो इसको ठीक करने आया, सियासत करने नहीं आया। मेरे सामने उसने ये बात काबीना में की थी कि मैं सियासत करने नहीं, मैं एक जहाद लड़ने आया हूं, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं। या वो इसको ठीक करेगा या फिर वो सियासत ही नहीं करेगा। ये मियां साहब की तरह या जरदारी साहब की तरह ये बारियां लेने नहीं आए। ही वांट्स टू करेक्ट द सिस्टम। उसके लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं जिस हद तक इमरान खान साहब को जाना पड़े मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। या ये मुल्क ठीक करते हैं या ये सियासत की ये गुड्डा गुडी का खेल खत्म करते हैं, कभी मैं कभी तुम कभी वो कभी ये। पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए और उसके लिए सख्त से सख्त फैसले लेने होंगे। ये महंगाई वाला मसला 3-4 महीने में बेहतर हो जाएगा। असल मसला इस मुल्क का ये है कि 70 साल से इस मुल्क को अवाम के मफाद में इसके इदारे नहीं चले, इसका सिस्टम नहीं चला। आज भी ताकतवर और जिसके पास पैसा है उसकी बोली बोली जाती है। इमरान खान साहब का कसूर ये है वो आम आदमी की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर की बातों से लगता है वो इतना करप्ट कर दिया गया है कि वो जो पॉलिसी बनाता है उसके अंदर से। देखिए मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने पॉलिसी ली, सख्त स्टैंड लिए। ये माफिया नवाज शरीफ या जरदारी साहब के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा होता? ये ऑयल माफिया, ये चीनी माफिया, आटा माफिया, ये इमरान खान के खिलाफ इसलिए खड़ा होता है कि इमरान खान उन पर तगड़ा हाथ रखता है। देखिए सजाएं दिलवाने का एक प्रोसेस होता है, जो बात प्राइम मिनिस्टर कल अदलिया से भी कर रहे थे। तो आप लोगों को जब इस सिस्टम का पता था तो अदालती इस्लाहात इस पर आप लोगों को काम करना चाहिए था। कर रहे हैं ना जी, सिविल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, क्रिमिनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये 3 बार मियां साहब वज़ीर आज़म रहे, 4 बार पीपल्स पार्टी ने किया। मुझे कोई लॉ बता दें जो रिफॉर्म किया हो। क्या हमारे ये लोग 20-20 साल जो है सिविल अदालतों में जो वो ख्वार नहीं होते? कभी आपको जज जो, बल्कि बदकिस्मती से मैं कोई और बात में चूंकि खुद वकील हूं, लेकिन बहुत सी चीजों का हमें भी पता है। ये क्यों नहीं इमरान खान साहब ने आके सारी रिफॉर्म्स करनी थी? हम तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देम? ये जो आज आके गज लंबी जबान निकाल के जो बोने खड़े हो जाते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जो लोगों के जो जर खरीद है, जो लोगों के पैसों पे पलते हैं, जिनकी अपनी कोई जाती हैसियत नहीं, जो एक हल्का नहीं जीत सकते, आज इमरान खान साहब पे जाती इल्जामात लगा रहे हैं। उनसे मेरा सवाल है, तुम्हारे लीडर्स जब यहां हुकूमत में थे आम आदमी के लिए क्या किया? नौकरी तक तो बेचते रहे, उनके अपने घर के लोग नौकरियां, क्लास 4 की नौकरियां वज़ीर आज़म हाउस से बिकती रही हैं। क्या बात मुझे कर रही हैं माजी में? फिर आके इमरान खान साहब जो है उससे फिर गिला करते हैं। 3 साल में आपको 70 साल का गन साफ करके बता दें। मुझे बताएं एवन फील्ड्स के अकाउंट्स जो हैं ये हलाल से बने? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं कहा था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? निकल आई प्रॉपर्टी। लेकिन हकीकत ये है कि आज उन्हीं एवन फील्ड में नवाज शरीफ भी बैठा हुआ है। आज जितने सीनियर लीडरशिप नून लीग की और पीपल्स पार्टी की थी वो सब जेलों से बाहर है। बावजूद इसके कि शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा कर पता नहीं 15 अरब की टीटी, 4 अरब की टीटी सारे सबूत दिखाते थे। ठीक हो गया। इसका तो फिर मतलब ये हो गया है कि ये कौम अगर वाकई चाहती है कि एहतसाब हो, मुल्क ठीक हो, फिर उसको इमरान खान के हाथ और मजबूत करने चाहिए। अगर इमरान खान के हाथ मजबूत हों या ऐसे करप्ट नासिर को छोड़ेगा, इसका मतलब है कि सिस्टम में झोल है। इसका मतलब है कि सिस्टम में काली भीड़ें बैठी हुई हैं जो उनको जनाब फेक रिजल्ट्स बना के दे देते हैं कि जनाब की प्लेटें डाउन है। जैसे ही जाते हैं प्लेट क्या एक्सीलरेटर और क्लच सब कुछ ऊपर हो जाता है। इसका मतलब है कि सिस्टम अंदर से इतना फ्लॉड है कि इमरान खान साहब जैसे बंदे के सामने भी वो मसाइल बनाए। अवाम को फिर दूसरी बात 23 में और भी एक्सपीरियंस आदमी को लाना होगा अगर इस मुल्क के साथ मुखलिस हो आप लोग। टीम ने, हुकूमती लोगों पर मुश्तमिल डॉक्टर ने, पंजाब के डॉक्टर्स ने ये सारी रिपोर्ट्स तैयार की थी। यास्मीन राशिद साहिबा उसमें शामिल थी, आपके डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शामिल थे। कराची से ताहिर शमसी को बुलाया गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनको बुलाया गया। तो ये कोई ऑपोजिशन के बनाया हुआ डॉक्टर्स का पैनल तो नहीं था जिसने इजाजत दी बाहर जाने की। या आप लोगों के अपने लोग थे सारे जनाब, हुकूमत के लोग थे। ये एक और मेरी बात पे जो है दलालत और सबूत आ गई कि अपने लोग तो हमारे तब होते ना कि इमरान खान साहब यहाँ के मेरिट पे एग्जाम लें और लोगों को इदारों में भर्ती करें। हम जब आए हैं तो वही भर्ती शुदा लोग हैं ना, उसी करप्ट सिस्टम का हैंडल इमरान खान साहब के हाथ में आ गया अवाम की ताकत से। कब इसको हमने ठीक करना है। नीचे के डॉक्टर्स, ASI से लेके IG तक, आपका आम असिस्टेंट कमिश्नर से लेके सेक्रेटरी तक, सारे उन्हीं के दौर के भर्ती लोग हैं। अब थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है क्योंकि अब ऊपर से चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हुआ है। मायूसी की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत सामने रख रहा हूं कि अगर इस मुल्क को ठीक होना है तो सख्त फैसले होने हैं, सर्जरी से काम होना है, अब दवाई का काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमान मोहम्मद खान साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर साहब, अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है कि जिसमें नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन कहा गया है कि आपने गारंटी दी थी, अब तो वो जिनकी आपने गारंटी दी थी वो तो बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, उनको वापस लाया जाए, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इम्कान है, जो बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर मैं एक माहिर कानून के हवाले से आपसे पूछूं, अब अटॉर्नी जनरल जब खुद ख़त लिखा है तो इसका क्या जवाब देंगे आप लोग, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक दो छोटी छोटी वजाहतें पहले कर दूं। पहली बात तो ये है कि मैंने, क्योंकि ये वो ख़त की कॉपी मैंने देखी और उसको पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली अटॉर्नी जनरल साहब के लिए मेरे जो उनके बारे में व्यूज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बहुत प्यार करने वाले इंसानों में हैं। अनफॉर्चुनेटली लगता है उन्हें भी वज़ीर आज़म साहब का रंग चढ़ गया। उन्होंने खुद नई चिट्ठी लिखी और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो जितने मैरिट को पसंद करने वाले शख्स हैं, हो सकता है उन्होंने डिसएग्री किया हो कि मेरा ख़त लिखना बनता नहीं। उनके बिहाफ पे किसी सरकारी मुलाजिम ने लिखी है, उनके नीचे बुनियादी साहब काम करते हैं, उन्होंने लिखी है वो चिट्ठी, अटॉर्नी जनरल साहब ने लिखी। एक बात तो ये हो गई, लेकिन नाम तो अटॉर्नी जनरल का इस्तेमाल हो रहा है ना जी, नाम नहीं कर रहे, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो राइटिंग पैड है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस का इस्तेमाल हुआ है, इससे ज्यादा नहीं है वो। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहीं पे भी, वो 2 सफ़ात पे मुश्तमिल एक खत है, उसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया शहबाज शरीफ को, और ये कानूनी तौर पे कहा भी नहीं जा सकता कि वो वापस लेके आए, क्योंकि जो उनकी अंडरटेकिंग है उसका हवाला दे कि उन्हें ये कहा गया कि पिछले कुछ 4-5 माह से लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट नहीं हुई हाई कोर्ट में। अच्छा, अगर आप ऑर्डर को देखें जो नवंबर 16 का ऑर्डर है 2019 का, तो उसमें भी ये कहा गया कि पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स भेज दिया करें आप। उसमें कोई माहवार या सहमाही या शशमाही का जिक्र नहीं है। तो काफी फ्रीक्वेंटली मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होती रही मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ। लेकिन हुकूमत तो अब ये समझती है कि वो बज़ाहिर ठीक ठाक हैं, वो तो पोलो मैच में नज़र आते हैं, वो तो बाहर घूमते फिरते नज़र आते हैं, कभी कॉफ़ी शॉप पर वो नज़र आते हैं। तो जो जिस तरह की रिपोर्ट्स थी, जिसकी बुनियाद पर उनको बाहर भेजा गया, उससे तो लगता था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बाद जब उनको बाहर देखा जाता है घूमते फिरते, तो पता चलता है कि उनकी तबीयत ठीक है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत अब उनको वापस लाना चाहती है। शाजिया, देखिए, मैं क्योंकि इस केस से उस वक्त भी मुंसलिक था, और मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो उनकी जो अपील थी वो क्योंकि राइट थी उस वक्त भी, तो मैं उसकी तैयारी के लिए भी वहां पे जाता था और कोर्ट ऑर्डर्स के तहत मैं उन्हें मिलता भी रहा हूँ। देखिए, जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान बिस्तर पे लेटा हो और उसे 3 तरह की ड्रिप्स लगी हो और उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क हो और लगे कि अभी ये गया अभी गया। बीमारियों की मुख्तलिफ इकसाम हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आदमी हर वक्त चारपाई पे लेटा हो या स्ट्रेचर पे ही हो। मियां साहब का जो डायग्नोज हुआ था उस टाइम पे, वो उनका एक तो पैथोलॉजी रिलेटेड इशू था कि उनके जो वाइट ब्लड सेल्स थे उनका बहुत ज़्यादा वो उसमें वेरिएशन आ गई थी। दूसरा, उनकी जो कैरोटिड आर्टरीज है जो आपके दिमाग तक दौरान खून पहुंचाती हैं और आपका जो जिस्म का निज़ाम है, वो खून का जो निज़ाम है वो दुरुस्त रहता है कि आपका दिल भी सही धड़कता है और वो सारी चीज़ें, उसमें डिसऑर्डर्स थे और वो आज की बात नहीं है। आपको याद होगा उनका 2016 में मेजर सर्जरीज हुई थी, तब भी कॉम्प्लिकेशन आई थी। अभी भी इस चीज़ की सर्जरी की कोई इस तरह से मुस्तनद कहीं से कहते हैं ना कि रिपोर्ट नहीं है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ रिलेटेड को स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में और यूके में जो उस पर काम करते हैं, और उनका उस हवाले से वो डेटा शेयर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं, एक लम्हे के लिए रही बात कि वो कॉफी क्यों पीते हैं, वो अपने नवासे के पोलो मैच पे क्यों जाते हैं,
तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कोई टर्मिनल इलनेस इस तरह की नहीं है कि उनके सांस उखड़ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि यहाँ पे काबिल इलाज नहीं है पाकिस्तान में। और मैं क्योंकि उनका वकील था, मैं सियासी रहनुमा के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं उनके वकील के तौर पे बात कर रहा हूँ। जब उनका मेडिकल बोर्ड बना और उन्होंने एग्जामिन किया सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरान खान साहब के अहकामात के जेरे असर, तो उन्होंने ये लिख के दिया था अदालत को और वफाकी काबीना को कि उनकी ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं, और ये वो बीमारी है जो किसी वक्त भी एग्रीवेट या अगर कोई क्लॉट उस तरफ जाए तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। तो बेहतर है कि इनका जो इलाज या उस बारे मुशावरत है वो ऐसी जगह से की जाए जहाँ पे हुकूमत की टोन से लगता है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी आपने वो बातें सुनी होंगी कि लगता है कि बस एक दफ़ा आप नवाज शरीफ आ जाएं, वो कहते हैं मैं दुआ करता हूँ ये वापस आ जाए। तो लगता ये है कि जब वापस आ जाएंगे तो हाल कोई नहीं रहना, छोड़ना नहीं प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर साहब की यही वो बातें हैं जिसकी वजह से आज उन्हें जगह जगह पे हजीमत का सामना है। कभी उनके मैं समझी आप ये कहने लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की यही तो बातें हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ आते नहीं है वापस। जी नहीं, नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे और अल्लाह ताला इस कौम को ये हिम्मत और ताकत दे कि हम अपने इदारे इस हद तक ठीक कर लें कि एक आम आदमी की जो परसेप्शन है वो दुरुस्त हो जाए कि चीजें जो नजर आती है उसी तरह होती है, उनके पीछे कोई हिडन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि ऐसे केसेस में जब कोई गारंटी देता है किसी की और वो ना आ सकें, या जो गारंटर की जो ज़बान होती है वो अपनी ज़बान पूरी ना कर सके, जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं 4 हफ्तों के बाद वापस ले आऊँगा, तो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ, मीन्स शहबाज शरीफ के खिलाफ? शाजिया, अगर आप वो उस ऑर्डर का वो हिस्सा जहां पे शहबाज शरीफ साहब की 16 नवंबर 2019 के ऑर्डर में वो अंडरटेकिंग रिप्रोड्यूस की गई है, अगर वो आप नाज़रीन के सामने ले आए या उसको पढ़ दें या आप कभी फारिग वक्त में उसको पढ़िएगा, तो देखिए कानून में मुख्तलिफ वो कहते हैं ना कि स्टेजेस चीज़ों की होती हैं, इसके कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं 2 काम करूंगा। नंबर 1 ये कि वो जब बिल्कुल ठीक होंगे और मेडिकल रिपोर्ट्स इस हक में होंगी कि वो अब ट्रैवल कर सकते हैं और उनका इलाज मुआवजा मुकम्मल हो गया है, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि इन द मीन वाइल उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स, विदाउट एनी मेंशन कि वो माहाना होंगी, वो 3 माह बाद होंगी, 6 माह बाद या साल बसाल होंगी, वो मैं जरूर उन्हें कहूंगा कि वो पहुंचाते रहें। और वो मैं आज जो बात कर रहा हूं उनकी वो रिपोर्ट्स आती रही हैं, आखिरी रिपोर्ट भी पिछले साल के इख्तिताम तक आ चुकी थी, और अब आज जो उन्हें चिट्ठी लिखी गई है उसमें सिर्फ उनसे वो रिपोर्ट मांगी गई है कि 5 माह से उनकी रिपोर्ट नहीं आई। अगर वो चिट्ठी मैंने तो खोली हुई है फोन पे अपने पे, सही, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा किया गया शहबाज शरीफ साहब से, वो ये है कि मियां साहब की जो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट है वो हमें आप पहुंचा दे। इससे आगे उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद जो एक पैगाम या एक रिक्वेस्ट या एक मुतालबा उनसे किया गया है शहबाज शरीफ साहब से, वो सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमें पहुंचा दी जाए, और वो पहुंचा दी जाए। आखिरी सवाल, क्या आप लोग भी समझते हैं कि इमरान खान अगर सड़कों पर आ गए अपनी पहली टर्म पूरी होने के बाद, दोबारा हुकूमत इनको ना मिली, तो बड़ा ख़तरनाक साबित होंगे वाकई आप लोगों के लिए? मैसेज आप लोगों के लिए था, आप समझते हैं? देखिए, मेरे लिए तो ये बड़े अचंभे की बात है और मैं हैरान भी हुआ। मेरा सियासत से बहुत पुराना ताल्लुक नहीं है, मेरी फैमिली का ज़रूर है, मैं तो सियासत से हट के कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। कहते हैं कि बात करने से पहले बात को तोलना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के वजीर आज़म ये काम करने से बिल्कुल यारी हैं। वो सोचते बाद में या बात पहले कर जाते हैं। उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी मुहज़्ज़ब पॉलिटिशियन को ये बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आप आज वजीर आज़म हैं,
आप ये बात किसको सुना रहे हैं कि मैं जब बाहर आऊंगा तो ये हो जाएगा? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसको सुना रहे हैं? आप लोगों को सुनाई है ये बात उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये वो मुहावरा है ना कि कहना किसी को है, सुनाना किसी को है। ये किसी और शहर की तरफ और किसी और तबके की तरफ उनका इशारा है, और वो क्योंकि खुद उनके कंधों पे बैठ के आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तबीयत पे ये बयान गरां गुजरेगा। खान साहब की पॉपुलैरिटी, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये मैसेज आप लोगों के लिए नहीं था? ये आप लोग कह रहे हैं, नाम ले लेना, आप लोग कह रहे हैं ये मैसेज आप लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है और कौन है? किसको? एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं मैसेज? ये मैं तो बड़ी खुल के बात करता हूँ, मैं तो मुनाफिकत का कायल ही नहीं हूँ। बिल्कुल ये मैसेज पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। ये वो लोग जो उन्हें लेके आए हैं उनको सुना रहे हैं, ये उन्हीं को आंखें निकाल रहे हैं जो उनके मुरब्बी और मोहसिन है। बाकी अल्लाह बेहतर करे उनके हक में जो बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के नुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर साहब, प्राइम मिनिस्टर की कल की बात कि मैं सड़कों पर आऊँगा तो ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा, ये बात क्या अपोजिशन के लिए थी? क्योंकि इन 3.5 सालों में तो हमने नून लीग की सीनियर लीडरशिप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हमने जेलों में ही देखा है। तो अगर तो ये अपोजिशन के लिए था तो अपोजिशन के लिए तो ऑलरेडी ये खतरा बने रहे 3.5 सालों में। तो अब ये क्या मैसेज कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंका गया या बाहर मुझे रखा गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक होऊंगा, ये मैसेज भी आपके नज़दीक अपोजिशन के लिए ही था? नहीं तो फिर क्या करें? मतलब इमरान खान साहब का जब तक जी चाहे वो बैठे रहें, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर मुझे इख्तिदार से बेदखल किया गया या इख्तिदार से बेदखल हुआ तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। आज मैंने तहरीक इंसाफ के जितने वज़रा को टीवी शोज़ में देखा है, सब में एग्रेशन ज़्यादा था। लगता ये है कि जो मुलाकात हुई है तर्जुमानों की, उसमें यही मैसेज दिया गया है, क्योंकि सब की टोन मैंने बहुत लाउड देखी है। सब एक ही तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं आपके शो में अली मोहम्मद खान साहब को सुन रहा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। उससे पहले मैं सदाकत अली अब्बासी साहब को भी सुन रहा था, दूसरे शोज़ में भी फ़र्रुख हबीब को भी सुन रहा था। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एकदम आज टोन उनकी बदली है कल। अब ये पता नहीं, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को देखें, तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब आप बैठे, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे जलसे से खिताब करें, जलसों से खिताब करें तो वो मुख्तलिफ होती है लैंग्वेज। लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं, अपने जो है लोगों से बात कर रहे हैं, कोई Q&A में बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अदरवाइज सोचें कि इमरान खान शहबाज शरीफ को कुछ भी समझते हो अपने तौर पे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जब एक मुल्जिम को मुजरिम कहे तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ कॉनोटेशन में होता है। ना मिले आप, अगर आपको शौक नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन से, बिल्कुल नहीं मिले। मानते ही नहीं है उनको, अपोजिशन लीडर भी नहीं मानते। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हैं, आप माने ना माने, उनको स्पीकर मांगते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस नहीं मानता। वो कहते हैं कि मैं मुजरिमों से क्यों मिलूं आप, लेकिन आपके वज़रा को इजाज़त है कि वो जाके अगर रिफॉर्म्स की बात है तो बात करें। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि उन्हें दिखाना है अपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, उन्हें दिखाना है कि लोग उनको अगले इलेक्शन में वोट दें। इसलिए कि पिछली मरतबा जब लोगों ने उनको वोट दिया था तो वो वोट बड़ा मुख्तलिफ था। पिछले इलेक्शन में लोगों ने उनको वोट जो दिया था वो दिया था क्योंकि इमरान खान उससे पहले कभी इख्तिदार में नहीं आए थे। पिछली मरतबा अभी अली साहब कह रहे थे कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। 3.5 साल में रिफॉर्म्स क्यों नहीं की? किसने रोका था पुलिस रिफॉर्म्स को? कह रहे हैं करप्ट सिस्टम है, तो करप्ट लोगों को क्यों नहीं निकाला आपने 3.5 साल में? निकाल देते आप। जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनके बारे में आपके पास ये इत्तलात थी, हम निकाल देते उनको। कुछ तो करते। एक और बात बताएं मज़हर अब्बास साहब, ये कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक होऊंगा सड़कों पर ज़्यादा। अब आवाम की शमूलियत के बगैर, आवाम के साथ के बगैर तो आप सड़कों पे भी नहीं चल सकते। आप जितना मर्जी धमकियां दे दें,
तो इस टर्म के बाद क्या अवाम इनका साथ देंगे सड़कों पर? क्योंकि आप आज पीटीआई के किसी भी वोटर से बात कर लें, बहुत ज़्यादा वोटर यही कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी पर्सनल आपको बात बता रही हूँ, बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, सब अपना माइंड चेंज किए हुए बैठे हैं कि खान साहब ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो क्या इनका सड़कों पर खतरनाक साबित होना, क्या ये अवाम के बगैर मुमकिन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है शादिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग मतलब इमरान खान अकेले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान के पास उस वक्त मतलब उनके पास एक टीम भी है, लोग हैं उनके। बिल्कुल अगर कोई परफॉर्म ना भी कर सके तो ऐसा नहीं है, कौन सा पीपल्स पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर पाई, पीएमएलएन भी परफॉर्म नहीं कर पाई। नहीं, वैसी पावर जो 2014 के धरने में थी, वो डिपेंड करता है। देखिए, वो डिपेंड करता है, यहाँ लोगों के ओपिनियन बड़ी तेजी से तब्दील होते हैं। जो भी अगली गवर्नमेंट कौन सी आएगी, उस गवर्नमेंट के ऊपर भी तो एक बर्डन होगा। वो भी यही कहेंगे कि जी पिछलों ने ये किया, अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है, तो वो चेंज होने में चीजें तब्दील नहीं होती। इनिशियली जाहिर है लोग अगर इनकी गवर्नमेंट चली जाती है ये अगले इलेक्शन के बाद, तो जाहिर है लोग तवक्को रखेंगे अगली गवर्नमेंट से भी कि जी आप करें, चले उन्होंने नहीं किया। अगर 3 महीने 6 महीने में उन्होंने कोई बेसिक रिफॉर्म नहीं की तो लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान डाउन अगर हो भी गए तो आउट नहीं होंगे, वो आउट रहेंगे तो सीन के अंदर। लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। उन्हें रिव्यू करना चाहिए, उन्होंने जो सियासी गलतियां की उनको रिविजिट करना चाहिए, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल गलतियां की उन्हें रिविजिट करना चाहिए कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि आपका होमवर्क है और अब पता चला कि आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया हुआ था, ना आपकी टीम ने कोई होमवर्क किया था। तो जब आदमी किसी ऐसी पोजीशन में आता है तो फिर अपने माजी की गलतियों से सीखता है और सीख कर जो कोशिश करता है कि नई गलतियां ना करे। तो शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा भी क्या इसी का ही एक शाखसाना है कि रिज़ाइन उनसे लिया गया क्योंकि वह परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि दोबारा वो शहबाज शरीफ को जेल में नहीं डलवा सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका एहतसाब हो। आपने कल अदलिया के हवाले से भी उनकी टोन सुनी कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो और डे टू डे हेयरिंग करो। देखिए, एक तो चीज़ ये कि शहजाद अकबर साहब का ये काम नहीं था कि वो सबको जेल। शहजाद अकबर साहब अब जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि उसने अपने तहीं क्या क्या काम किए उन्होंने। ज़ाहिर है अब जो उनका इंटरव्यू होगा वो एक मुख्तलिफ होगा। मुझे नहीं पता कि वो इंटरव्यू कब देंगे और देंगे भी नहीं देंगे वो, क्योंकि बहरहाल पार्टी के डिसिप्लिन में तो हैं अभी तक। लेकिन एक इमरान खान साहब को बज़ाहिर जो लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो जितनी तवक्को रख रहे थे शहजाद अकबर से वो उस तरीके से वो उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो फिर वक्त के साथ आएंगी। अगर शहजाद अकबर कुछ रिएक्ट किया उन्होंने कि असल में उनको हटाने वालों में से कौन लोग शामिल थे, क्या सिर्फ वज़ीर आज़म उनसे नाखुश थे या कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को जो है वो मिसगाइड भी किया उनके हवाले से, ये चीज़ें मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर, आपको कल की जो उनकी बातें थी उनसे लगा कि वो किसी फ्रस्ट्रेशन में है, दबाव में बोल रहे हैं, और उनका साथ ही ये कहना कि अगले 5 साल भी हमारे ही होंगे, वो इस तरह की उनके बातें करना, क्या उनको किसी चीज़ का खौफ है कि शायद जो और 3 महीने अहम ये दिसंबर में वो ये बात कर चुके हैं, तो उनको किसी चीज़ का खौफ है कि शायद अगले 5 साल उनको ना मिलें, दोबारा शरीफ खानदान आ जाए या दोबारा जरदारी खानदान आए, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी अब खुलकर बाहर आ रही है? देखिए, उनको जिस चीज़ का खौफ है वो, एक तो उन्होंने जब ये सारी बातें की हैं तो उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अगले 5 साल भी हमारे हैं, ये भी पूरा टेन्योर हम कंप्लीट करेंगे। तो वो अपने पार्टी वर्कर्स को भी और अपने अरकान असेंबली को भी ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की उन्होंने। उसमें उन्हें पता है कि उन्होंने कल की पूरी गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्हें ये पता है कि उनका चैलेंजर जो है अगली मर्तबा वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो असल चैलेंजर उनके शरीफ सी हैं। इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनको अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई। वो अब भी चाहते हैं कि इनको सजाएं हों, अब भी चाहते हैं कि अगले इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। लेकिन ये कोई जबरदस्ती का काम तो नहीं है, ये तो अदालती एक प्रोसेस है। जाहिर है आपको अगर सजा भी दिलवानी, आपको अदालती प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। अब वो शहजाद अकबर तो नहीं कर सकते थे। हाँ शादिया, वो उन्होंने कल अदलिया से भी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है ना।
अदलिया से वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, वो मीडिया से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, उसमें मीडिया से भी शिकायत की उन्होंने। असल चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी थी, वो बना देते नैब अदालतें, वो शुरू में बिल्कुल शुरू में बना देते, वो कानून बनाते कि जी जो है 7 दिन में फैसला करें नैब अदालतें, बनाते ना, आपको किसने रोका हुआ था? बिल्कुल सही चीज़ तो ये जब तक ये चीज़ें खुद नहीं करेंगे तो आज 3.5 साल बाद अगर उनके वज़रा ये बैठ के कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो आप अगले 6 महीने में क्या रिफॉर्म्स करेंगे जो आप 3.5 साल में नहीं कर सके। बहुत बहुत चीज़ ये कि अपनी फ्रस्ट्रेशन है उनकी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का तरीक़ाकार तब्दील कर लिया है? क्या पाकिस्तान में तखरीब कारी के लिए भारत अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़कर पाकिस्तानी अफराद को ख़रीदना शुरू हो गया है? आज सेनेट में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि भारत को अफगानिस्तान से लोग नहीं मिल रहे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें, बल्कि मकामी लोगों को ही 25-25 लाख देकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहा शेख रशीद ने, ज़रा देखिए। इंडियन रॉ ने पाकिस्तानी जो बास क्रिमिनल हैं उनको एंगेज किया कि 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, और इस 15 अगस्त से लेके आज तक दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हुआ है। तालिबान ने यह कहा हम अपनी सरजमीन को इनको आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान की बातचीत को हमने आगे बढ़ाया कि जो लोग आइन कानून के दायरे में आना चाहें हम उनकी बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जब सारी दुनिया ने अफ़गान तालिबान को तनहा छोड़ा तो पाकिस्तान अकेला ही उनके साथ खड़ा हुआ और सारी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान को इस मुश्किल वक्त में तनहा कर दिया गया तो एक मरतबा फिर वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का हर मौके पर अफ़गान तालिबान का साथ देने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि तालिबान ने कलअदम TTP को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोका, जिस वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ महदूद होकर रह गईं। पहले जहां दुनिया ने अफ़गान तालिबान के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, अब वो दरवाजे हमें खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तालिबान 3 रोज़ा मुज़ाकरात के सिलसिले में ओस्लो में मौजूद हैं। अगस्त में इक़्तिदार हासिल करने के बाद अफ़गान तालिबान का यूरोप का ये पहला दौरा है। नॉर्वे के बाद अफ़गान तालिबान अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात के पहले रोज़ की बातचीत के बाद अफ़गान तालिबान के रहनुमा अमीर खान मत्तकी ने बात करते हुए कहा कि ये मीटिंग जो है ये अफ़गान हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने की समत में एक बड़ा कदम है। जबकि नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा ने बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का मतलब जो है ये तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या इसे कबूलियत देना नहीं है, ताहम हमें अफ़गान हुकाम से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सियासी सूरत हाल को बदतरीन इंसानी तबाही की तरफ ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। नाजरीन, अगस्त में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद बैन अल-अक़वामी जो इनकी फ़ंडिंग थी, इमदाद थी, उसको रोका गया, जबकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के असासे भी मुंजमद कर लिए। मुआशी बदहाली की वजह से अफ़गानिस्तान में भूख के बाद इंसानी बहरान का ख़दशा जन्म ले रहा है, जिस पर दुनिया में तशवीश तो एक पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया अफ़गानिस्तान को कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं करती तो क्या इंसानी बहरान के ख़ात्मे के लिए इमदाद भी नहीं दी जाएगी? इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, शेख साहब ने आज जो सेनेट में बात की कि TTP की कमर तो तोड़ दी है, अब भारत जो है उसे अफ़गानिस्तान से तो लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ के हमारे जो मकामी लोग हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। ये दुरुस्त है ये बात? जी दुरुस्त हो सकती है, बिल्कुल। उनके पास तो चूँकि मालूमात है, मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, इसलिए कि वहाँ से उनका नेटवर्क उखाड़ दिया गया है और दूसरे अफगान तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दे रहे किसी को, या कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। तो इतनी लंबी सरहद है हमारी हिंदुस्तान के साथ, और फिर आपका पूरी कोस्ट लाइन है, ईरान से भी कुछ ट्रिकल डाउन हो सकता है।
तो ये अगर वो मदद करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर स्लीपर सेल उनके मौजूद होंगे तरीके तो इसका मतलब है फैसिलिटेटर अगर हमारी सरजमीन पर मौजूद होंगे तो दहशतगर्दी तो हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएगी, जल्द अब ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद आप देखें पिछले हफ्ते अनारकली में जो रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ, अब वो भी एक अचंभे की बात थी कि इतने अरसे के बाद एक बार फिर से यहाँ पर हमें पता चला कि स्लीपर सेल्स तो मौजूद हैं। अब शेख साहब का ये बात करना, इसका मतलब फैसिलिटेटर पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद हैं। जी, इसमें हो सकते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये इतने मजबूत हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में बैठकर प्लानिंग और कंट्रोल हो सकता था, वो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और इसलिए कोई इक्का दुक्का वाक़यात तो होते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जो इस चीज़ का कर रहे हैं इजहार के जी शायद हम पहले वाली पोजीशन में चले जाएंगे खुदा न खास्ता, तो जो कुछ हमारे साथ कारज़ई के दौर में हुआ या बाद में हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा दोहराया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने के ऑपरेशंस थे और बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन थे, और वो इसलिए थे कि वहाँ से मुमकिन था अफगानिस्तान में आराम से बैठकर, बिल्कुल नज़दीक बैठकर। तो अशरफ गनी के ज़माने में भी होते रहे, तो उस तरीके से वापसी का कोई इम्कान नहीं। जी, लेकिन हमने भी कैसे अज्यूम कर लिया कि टीटीपी से बातचीत हम करें, और ये इनको अच्छा बनने का हम एक मौका फराहम करें, इनको मौका दें कि ये जो हथियार है ये फेंक दें, तो क्या ये हमारी सोच दुरुस्त थी, फैसला दुरुस्त था? जी बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि एक तो अफगान तालिबान ये चाह रहे थे कि जी हम उनसे बात करें, क्योंकि वो उनको निकालने पे तैयार नहीं है, लेकिन अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप बातचीत की कोशिश करें, और मैं कहता हूँ हुज्जत पूरी करना जरूरी थी, सही उन्होंने कर लिया। और हम अपने बिल्कुल उस पे रहे कि जी जो हमारे 3 मुतालबात थे सीधे सीधे के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हथियार रखें, और जो जिन्होंने घिनौने जराइम किए हैं उनको वो सामना करें कोर्ट्स का। तो बिल्कुल मेरा ख्याल हमारा वो ठीक था, और अगर दोबारा भी कभी बात होती है तो देखें बात और लड़ाई साथ साथ भी हो सकती है, सही, और आखिरकार हर चीज के एंड बात ही होती है। अगर बात करने से वो मान जाएं तो जरूरी तो नहीं कि उनके सर काट के ही उनको मनवाना। अगर भारत यहाँ से लोग ले रहा है, इसका मतलब अफगान तालिबान ने तो अपना जो वादा था उसको पूरा किया। अगर उसको अब वहां से लोग नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे रहे। जी, वो वादा करने की कोशिश तो पूरी कर रहे होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं हो सकती कि वाकई उनकी स्पेस इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए कि अभी उनका उस तरीके से होल्ड नहीं है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। आपको पता है उनको सियासी मसाइल हैं, उनको माशी मसाइल हैं, उनको गवर्नेंस के मसाइल हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि 5-6 महीने की हुकूमत जो है, जब अब 20 साल की हुकूमत वहाँ पर उनको नहीं रोक पाई थी या रोकना नहीं चाह रही थी, और तो ये 5 महीने की जो हुकूमत है, इससे हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश उनकी जारी है, और मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अफगान तालिबान बाकी मुल्कों के मुकाबले में वादे के ज़्यादा पक्के साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका मुआशी तौर पर कमज़ोर होना, जो दुनिया ने उन्हें कर दिया है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान दुनिया से बार बार अपील करता रहा कि ऐसे वक्त पर इन्हें तनहा ना छोड़े, इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। तो इस वक्त जो ओस्लो में मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होंगे? क्योंकि वहाँ की वज़ीर ख़ारजा ने तो ये एक बार कह दिया है कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन्हें मानने जा रहे हैं या हम इन्हें कबूल करने जा रहे हैं। ये भी जायज़ा इस बात का है कि हम देखें कि वहाँ पर जो इंसानी बहरान है वो आगे ना बढ़े, किसी ना किसी तरीके से मदद की जाए। इसका मतलब ये है कि दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है अभी भी अफगान तालिबान। जी, दुनिया के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, बात यह है कि अमेरिका ने इनसे बातचीत की अशरफ गनी की हुकूमत को छोड़कर, हाँ, और फिर ये भी कहा कि हम मानते नहीं हैं, और यही अभी यूरोपियन यूनियन के लोग कह रहे हैं कि जी हम मानते नहीं है। अगर मानते नहीं तो बात किस बात की कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका और उनके कुछ हलीफ, सारे नहीं, हिंदुस्तान और अमेरिका खासकर उनके कुछ हलीफ इस हुकूमत के कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये पॉलिटिकली कोलैप्स हो जाए, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाए। ये जो मगरमच्छ के वो तस्वीर बहाते हैं कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो मेरी बहन यमन में भी है, और इराक में भी है, और लिबिया में भी है, और नाइजीरिया में भी है, और सीरिया में भी है। उनको कभी आपने देखा कि कश्मीर में भी है? जी, कश्मीर में बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है।
तो उनको कोई हमदर्दी नहीं है। पता नहीं हम लोग इस बात को, हम बातों में क्यों आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।